फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह राठौर और आज हम एनसीईआरटी के इस जनरेशन में पढ़ेंगे मानचित्र। मानचित्र क्या है, इसके क्या क्या प्रकार हैं, इसके क्या क्या तत्व हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो मानचित्र होता क्या है, आज क्या पढ़ रहे हैं हम, मानचित्र के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानचित्र। मानचित्र होता क्या है, ये क्या है, तो मैं आपको पहले एक उदाहरण दिखा दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? भारत का नक्शा है, यही है मानचित्र। ये क्या है? मानचित्र है। ठीक, इसमें जो जानकारियां हैं वो भारत की है। तो ये क्या है? ये सिर्फ भारत के, यानी हम भूमि के मतलब भारत के, विश्व के किसी एक भाग की जानकारी मानचित्र में प्राप्त करते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब में पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी होती है। तो मैंने अभी क्या दिखाया आपको? मानचित्र। तो मानचित्र की क्या परिभाषा है कि जब हम किसी विशेष जगह की या किसी विशेष देश की जानकारी हमको प्राप्त करना होता है, तो उसकी सारी जानकारी एक चपटी सतह पर, चाहे वह पुट्टा हो, कागज हो, किसी भी प्रकार की स्थान हो, उसमें बनाया जाता है। तो उसे ही मानचित्र कहते हैं। और क्या होता है, कई जब मानचित्र एकत्र हो जाते हैं ना, यानी एक मानचित्र है, एक है तो वो तो मानचित्र है, लेकिन 2, 3, 4 मतलब कई सारे मानचित्र मिलकर वो पुस्तक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पुस्तक। और वह जब पुस्तक बन जाते हैं तो उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एटलस। उसको बोला जाता है दोस्तों एटलस। ठीक, तो आपको पता चल गया कि एटलस किसको कहते हैं। एटलस मानचित्र का समूह है। ठीक, इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। मानचित्र क्या होता है? ग्लोबल मतलब ग्लोब क्या होता है? उसमें पूरी दुनिया की जानकारी होती है। और कम जानकारी, यानी कि पूरी दुनिया की जानकारी है तो कितना विस्तृत होगा? सिर्फ देश होंगे, उसकी राजधानी के बारे में दिया होगा, राज्य के बारे में, उससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अब मानचित्र में देखेंगे तो मानचित्र में आप देश के बारे में होंगे, फिर देश के राज्य के बारे में होंगे, एक अलग मानचित्र होगा जिसमें जिला के बारे में होगा, उसमें अलग मानचित्र जिसमें गांव के बारे, मतलब विस्तृत जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? अगर हमें अंदर की जानकारी, विस्तृत जानकारी चाहिए तो मानचित्र से प्राप्त होती है, और हमें ऊपरी जानकारी पूरे विश्व की चाहिए तो हमें ग्लोब से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, आगे देखते हैं होता क्या है। मानचित्र के कितने क्या है? प्रकार हैं। तो मानचित्र के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 3। पहला मानचित्र है भौतिक मानचित्र। अब देखते हैं भौतिक मानचित्र है क्या। ठीक, क्या है? भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र ऐसे मानचित्र को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे पर्वत हो गया, पठार हो गया, क्या क्या? अब देखना, पर्वत पठार, ठीक, पर्वत हो गया, पठार हो गया, समुद्र हो गया, क्या हो गया? समुद्र को ही जलाशय कहते हैं। वन हो गए, मतलब जितने भी प्राकृतिक स्थान है, पर्वत, पठार, मैदान, बर्फ मतलब जलाशय, समुद्र, द्वीप, इन सभी की जानकारी हमें जिस मानचित्र में मिलता है, जिस मैप में मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स भौतिक मानचित्र। क्या कहते हैं उसको? भौतिक मानचित्र। ठीक, तो भौतिक मानचित्र क्लियर हो गया होगा, है ना। इसको अपन क्या कह सकते हैं? इसको प्राकृतिक भी कहते हैं। ठीक, इसको प्राकृतिक मानचित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक मानचित्र। दूसरा हो गया क्या है? दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। दूसरा क्या है? राजनीतिक। अब राजनीतिक में क्या होता है? जैसे हमको किसी देश की सीमा को जानना है, जैसे हमें किसी राज्य की सीमा को जानना है, उसके उसमें कैसे पार्टी है, क्या वहाँ की राजनीतिक स्थिति है, वहाँ के नगर कैसे हैं, वहाँ के गांव की जो सीमाएं हैं वह कैसे हैं, गांव में कैसे किस प्रकार की व्यवस्थाएं, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इन सब की जानकारी हमें राजनीतिक मानचित्र से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है माय डियर फ्रेंड्स? तो राजनीतिक मानचित्र से प्राप्त होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होना है कि भौतिक मानचित्र प्राकृतिक, इसको आप पकड़ लीजिए। किसको? इसको प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक मानचित्र भी बोल सकते हैं इसको। और प्राकृतिक मानचित्र यानी क्या होता है? जो प्राकृतिक यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, हिमालय, समुद्र, इन सब की जानकारी होती है। लेकिन राजनीतिक आप तो जानते होंगे ना, पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन, जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बजरंग दल, ये सब मतलब जितने भी पार्टी हैं ये सब राजनीति से रिलेटेड है। हमको क्या जानना है? जैसे चीन की सीमा, चीन भारत की सीमा की विवाद हो गया, या फिर कुछ भी हो गए, तो मतलब जो सीमाओं से रिलेटेड होते हैं, जो व्यवस्थाओं से रिलेटेड होते हैं, जो समाज से रिलेटेड होते हैं, वो जानकारी हमें राजनीतिक
मानचित्र से प्राप्त होती है। तीसरा मानचित्र क्या है? तीसरा मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र, इसको लिखते जाना। थीमेटिक मानचित्र क्या है? देखिए, कई मानचित्र हम बता दिए कि अगर प्राकृतिक जानना है तो भौतिक मानचित्र, राजनीति से रिलेटेड जानना है तो राजनीतिक मानचित्र। अब ये थीमेटिक मानचित्र कहां से आ गया बाबा, ये पूछोगे आप। तो ये क्या है? अगर हमको सपोज जानना है कि हमको, आप समझ सकते हैं, दिल्ली से कलकत्ता जाने का रास्ता हमको नहीं पता, दिल्ली से कलकत्ता जाने का, ठीक। या फिर जैसे आपका दोस्त है, आपको अपने दोस्त के घर जाना है, ठीक, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आपको उसकी जानकारी कहां मिलेगी? थीमेटिकल मानचित्र में। यानी कि किसी सड़क से विशेष रूप से उसमें सड़क की जानकारी दी हुई है तो थीमेटिकल सड़क मानचित्र कहलाया जाए। किसमें? वर्षा के संबंध में है, किसी पहाड़ के संबंध में है, किसी कहा जाए तो पहाड़ पर्वत है, इस प्रकार की जानकारी। जैसे इसी प्रकार इसके नाम आधार, ये थीमेटिकल तो इसके बड़ा नाम है, इसका नाम कैसे पड़ता है? अगर किसी के वर्षा की जानकारी पूरी दी है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? वर्षा थीमेटिकल मानचित्र। किसी में वन की जानकारी दी है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? वर्षा थीमेटिकल मानचित्र। तो ऐसे इसकी नामकरण होती है। तो ये क्या है, नोट कर लेना, ये तीन क्या है? मानचित्र के प्रकार है। पहला है भौतिक मानचित्र, जिसमें प्राकृतिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, चाहे वह किसी स्थान का पर्वत हो या पठार हो, मैदान हो, समुद्र हो, जलाशय हो, हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो, या कोई पुराना से पुराना पर्वत है, हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, या दुनिया की कोई भी पर्वत है, या कुछ भी नदी है, नाला है, इस सब की जानकारी हमें भौतिक मानचित्र से प्राप्त होती है। राजनीतिक मानचित्र से हमें क्या प्राप्त होता है? किसी देश की सीमा क्या है, किसी नगर की सीमा कहां से लगा है, पाकिस्तान की सीमा कैसा है, चीन की सीमा कैसे है, अमेरिका की चीन की सीमा कैसी है, या फिर रूस का यूक्रेन का सीमा कैसा है, सीमा। तो इस प्रकार की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, तो हमें राजनीतिक मानचित्र से प्राप्त होती है। थीमेटिकल मानचित्र, इसमें किसी विशेष मानचित्र, जैसे किसी क्या होता है, मानचित्र में वर्षा के बारे में जानकारी दी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे? वर्षा मानचित्र। उसको क्या बोलेंगे? वर्षा मानचित्र। यानी कि उसमें वर्षा के बारे में पूरी जानकारी दी है उस मानचित्र में, इसलिए उसको बोलेंगे वर्षा मानचित्र। क्या बोलेंगे? वर्षा मानचित्र, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। तो थीमेटिकल मानचित्र भी हमको समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बढ़े, तीनों को नोट कर लेना। ये क्या है? प्रकार है ना, ये मानचित्र के प्रकार हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है मानचित्र के घटक क्या है? मानचित्र के घटक। मानचित्र के कितने घटक हैं? तो मानचित्र के 3 घटक हैं। मानचित्र के कितने घटक हैं? तो मानचित्र के मित्रों 3 घटक हैं। कितने? 3, ठीक। पहला है दूरी। पहला क्या है? दूरी। दूरी क्या होता है? जैसे मानचित्र में हमको दिखाना है, सपोज समझो हमारे घर से, यानी कि समझो आपके घर से आपके स्कूल, ठीक, आपके घर से आपके स्कूल, उदाहरण के लिए समझना, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। क्या है? 10 किलोमीटर। लेकिन उसको मानचित्र में कितना दिखाया गया है? 2 सेंटीमीटर। कितना दिखाया गया है? 2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा कि जो आपकी वास्तविक दूरी और जो नक्शे की दूरी होगी वह अनुपात होगा। यानी कि जब आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, सपोज स्कूल और घर की दूरी है 10 kg, लेकिन उसको जब हम मानचित्र में देखेंगे 2 सेंटीमीटर बता रहा है। तो जब 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर मानचित्र में है ना, तो क्या करेगा? ये क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर अनुपात कितना हो गया? सॉरी 1 सेंटीमीटर अनुपात हो गया 5 किलोमीटर। यानी कि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 5 किलोमीटर मानचित्र के 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक। ठीक, तो यहां तक समझ में आया? दूरी आपको समझ में आ गया ना कि दूरी क्लियर हो गया कि क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 kg, यानी 5 किलोमीटर, ठीक। तो दूरी हमने क्लियर कर लिया। इसका जो दूसरा घटक है, किसका? मानचित्र का,
तो मानचित्र का दूसरा घटक है दिशा। क्या है दूसरा घटक क्या है? दिशा। ठीक, दूसरा घटक है दिशा। यानी कि देखो क्या होता है, हमको किसी भी दिशा की जानकारी होना जरूरी है। दिशा के जानकारी के बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं? दिशा की जानकारी के बिना हम बिल्कुल भी मैप नहीं तैयार कर सकते, मानचित्र नहीं बना सकते हैं। ठीक, अब इसको हम ऐसे समझते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रमुख दिशा कितने होते हैं? 4। ये देखो इस प्रकार कितने होते हैं प्रमुख दिशा? 4 होते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ये हो गए 4। इसे बोला जाता है, इन चारों को क्या बोला जाता है? प्रमुख दिग्ध बिंदु। इन चारों को क्या बोला जाता है? प्रमुख दिग्ध बिंदु। इन चारों को बोला जाता है प्रमुख दिग्ध बिंदु। इनके अलावा 4 और दिशाएं होती हैं, जैसे ये उत्तर और दक्षिण, उत्तर और पूरब से मिलके क्या हो जाता है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व मिलके क्या हो जाते हैं? दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम मिलके क्या हो जाता है? दक्षिण और पश्चिम। और पश्चिम और उत्तर होके क्या हो जाते हैं? उत्तर और पश्चिम। तो टोटल 4 दिशाएं होती हैं, मुख्य रूप से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इनके अलावा 4 और होते हैं। एक हो जाता है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो टोटल कितने दिशाएं हो गए? तो टोटल 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हमको यहाँ पर दिशाएं दिख रही हैं। तो अगर हम इन 8 दिशाओं को जानते हैं, अगर हम इन 8 दिशाओं की जानकारी रखते हैं, तो हम किसी भी स्थान की वास्तविक जगह की जो पता है, वास्तविक जगह का जो एड्रेस है, हम पा सकते हैं, यानी जानकारी हमको मिल सकती है। अगर उसके लिए क्या है उसका एक शर्त? उसका शर्त ये है कि हमको चारों जानकारी, सॉरी 8 दिशाओं की पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो आप अगर इन दिशाओं की जानकारी रखते हैं तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर एक जानकारी, हर एक दिशा की जानकारी, हर एक स्थान की जानकारी मिल जाएगी, अगर आप इन दिशाओं की जानकारी आपको प्राप्त है। तीसरा जो मानचित्र के घटक है दोस्त, वो है प्रतीक। क्या है? प्रतीक। क्या है? प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? अब सपोज समझो, हम जैसे मानचित्र में आपको पता है, अब नदी भी आ रही है, रेलगाड़ी भी जा रहा है, हवाई जहाज भी रास्ते में है, बाइक रोड मतलब सड़क रोड भी है, पगडंडी रोड भी है, फिर कहीं पास मंदिर भी बताना है, कब्रिस्तान भी बताना है। तो हर एक चीज को हम वही तो नहीं दिखा सकते। अब एरोप्लेन से उड़ा रहे हैं तो उस रास्ते को किसी चीज से चिन्हित करेंगे। अब नदी आ रही है तो नदी से नहीं बता सकते, किसी भी चीज से, कहीं समुद्र है तो किसी चीज से, हर चीज को एक प्रदर्शित करते हैं। तो उनके लिए क्या बनाया गया है? प्रतीक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? प्रतीक। सपोज हम एक मानचित्र रखते हैं, तो उस मानचित्र में क्या होगा? एक इंटरनेशनल यानी कि एक चिन्ह बनाया गया, जिसको अंतरराष्ट्रीय, क्या इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय बोल सकते हैं, इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है, अथॉरिटी प्राप्त है। आप अगर किसी स्थान की, विशेष स्थान की या सीमित जगह है, वहां की अगर आपको क्या नहीं पता, नॉलेज नहीं है, वहां की भाषा, लैंग्वेज की जानकारी आपको नहीं है, तो आप प्रतीक के माध्यम से आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। तो क्या होता है, इसको पूरे सार्वभौमिक तरीके से इसकी जानकारी सभी को होती है। किसकी? प्रतीक की। जो सिंबल होता है, बोलते हैं ना सिंबल यानी प्रतीक होता है, उसकी जानकारी सभी को होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कई स्थान ऐसे भी होते हैं, जैसे अब कुछ चिन्ह है, इनको रूढ़ चिन्ह बोलते हैं ना, इनको एक चीज और बोल सकते हैं, इसको रूढ़ चिन्ह। इनको क्या बोल सकते हैं? ये रूढ़ चिन्ह, ये अलग यहां से है, इनको रूढ़ चिन्ह भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार प्रतीक का उपयोग किया जाता है। जैसे हम मंदिर को दर्शाने तो उसके लिए अलग प्रतीक होंगे, मस्जिद को दिखाने तो अलग प्रतीक, मतलब हमको मानचित्र में कुछ भी चीज बना रहे हैं तो उसके लिए हर एक अलग अलग प्रतीक का उपयोग किया जाता है, जिससे हर व्यक्ति समझ सके कि यह है क्या। और लास्ट में मानचित्र के नीचे लिखा होता है कि नदी बराबर जो नदी का मानचित्र में चिन्ह होगा उसको दिखाया जाएगा। पर्वत है तो पर्वत का जो मानचित्र में चिन्ह है उसको लिखेंगे। तो इस प्रकार नॉलेज उसमें दिया रहता है। तो जो व्यक्ति इन सब की नॉलेज रखता है, समझदार होता है,
जो इनको गहराई से समझता है वही आईएएस को क्लियर कर सकता है। ठीक, क्योंकि देखो आईएएस आईएएस पढ़ने से नहीं बनते कोई, आईएएस समझने से बनते हैं। ये पढ़ने का विषय नहीं, ये समझने का विषय है। ठीक, तो ये हुआ क्लियर। तो दूरी हो गया, दूरी मैंने बताया, दिशा क्लियर कर लिए, प्रतीक, इन तीनों को हमने क्लियर कर लिया। अब नोट कर लेने। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया घटक, मानचित्र के प्रकार हो गया, मानचित्र के घटक हो गए। ठीक, अब मानचित्र के घटक के बाद एक आता है दिग्ध सूचक। क्या है दिग्ध सूचक? क्या है? तो दिग्ध सूचक एक यंत्र है। क्या है दिग्ध सूचक? दिग्ध सूचक एक यंत्र है। ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा आप दुनिया में कहीं हो, आप दिशा का आसानी से पता लगा सकते हैं। मैं एक ऐसे चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दिग्ध सूचक का, जिससे आपको समझ में आ जाए। अच्छे से तो नहीं बनेगा पर आपको समझ में आ जाए, शायद ऐसे बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ये हो गया एक दिग्ध सूचक। ये ठीक, ये कांटा हो गया। अब इसमें ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। तो ये 8 दिशाएं हैं। ये क्या है? ये बना रहता है ना, किसमें बना रहता है? ये जो दिग्ध सूचक होता है उसमें बना रहता है। तो ये दिशा है। तो ये जो दिशा है ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी कि जो उत्तर और ये दक्षिण, ये उत्तर और दक्षिण, ये 2 कांटे होते हैं। इस ये दिग्ध सूचक जो यंत्र है, इसमें 2 कांटे होते हैं। एक कांटा उत्तर को बताता है, दूसरा कांटा दक्षिण को बताता है। इसकी यही खासियत है। तो अब ये क्या है? एक चुंबकीय यंत्र है। इसमें चुंबक द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें अगर आप कहीं भी हो, चाहे कितने भी पहाड़ में हो या आप कहीं महासागर में हो, कहीं भी हो, लेकिन इसको आप इसमें आप जब यंत्र लगाएंगे तो उत्तर दिशा में एक कांटा होगा और दूसरा कांटा दक्षिण दिशा में होगा। इसकी यह विशेषता है। ठीक, तो समझ में आ गया कि दिग्ध सूचक यंत्र क्या है। तो दिग्ध सूचक यंत्र एक ऐसा यंत्र है, एक चुंबकीय ऐसा यंत्र है जो समय यानी दिशा को निर्धारित करता है, जो हमें बताता है कि उत्तर दिशा कौन सा है और दक्षिण दिशा क्या है। नाम से समझिए ना, दिग्ध सूचक। मैंने कहा ना, आईएएस पढ़ने का विषय नहीं, आईएएस समझने का विषय है। आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको समझना है कि दिग्ध सूचक जब नाम है यानी दिशा का सूचक है, दिशा का ये सूचक यंत्र है, इसलिए इसको दिग्ध सूचक यंत्र कहा जाता है। ठीक, तो इसको क्लियर कर लिए, समझ में आ गया ना। फिर आगे हम देखते हैं, दिग्ध सूचक के बाद आता है, दिग्ध सूचक के बाद है रेखा चित्र। क्या है दिग्ध सूचक के बाद? दिग्ध सूचक के बाद क्या है? रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है कि रेखा चित्र होता क्या है, तो इसको पहले समझो कि रेखा चित्र एक ऐसा आरेखण है जो पैमाने पर आधारित नहीं होता, यानी कि यह नियम से बंधा नहीं होता है। आप सपोज समझो कि इसको किस लिए बनाया जाता है, तो इसको याददाश्त के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर ये भारत का, सपोज भारत का नक्शा तो मेरे से नहीं बनता, अपन सपोज कुछ भी नक्शा है, सपोज एक ये नक्शा है किसी चीज का। अब नक्शे में हर एक चीज क्या होता है? पॉइंटेड होता है। लेकिन जो आरेखण यानी कि रेखा चित्र होता है, इसमें हर चीज पॉइंटेड नहीं होता। इसमें हमको, जैसे हमको जानना है अपने दोस्त के घर, हमको क्या जानना है? अपने दोस्त के घर जाना है। अब दोस्त के घर जाने के लिए क्या होगा? हमारा दोस्त बता दिया एक कागज में कि ये दिशा है, वो पेन के द्वारा कागज में एक कच्चा रेखा चित्र बना के दे दिया, जिसके माध्यम से हम उस रेखा चित्र को देख के कहाँ जाएंगे? अपने दोस्त के घर जाएंगे। तो जब हम उस दोस्त के घर जाएंगे तो जो वह रेखा चित्र यानी कि जो आरेख, वो कागज में जो हमको रेखा रास्ता बना के देगा ना, वही होता है रेखा चित्र। और वो कोई नाप के तो नहीं देगा कि ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये रास्ता 2 सेंटीमीटर हुआ, वो कुछ नहीं करेगा, अपने हिसाब से वो बना के दे देगा, ताकि मेरा याददाश्त रहे, मुझको याद रहे कि ये रास्ते से जाना, ये रास्ते जाना। तो यही है सेम कि ऐसे ही रेखा चित्र है कि इसमें हम अपनी याददाश्त के हिसाब से अपने सुविधा के लिए अपना रेखा चित्र बना लेते हैं, आरेखण कर लेते हैं एक पन्ने में। इसमें कोई भी चीज सेंटीमीटर या मीटर में कुछ भी नहीं होता है जिससे हमको नोट हो। ठीक, ये अपनी सुविधा के लिए बनाया जाता है। ठीक, ये होता है
रेखा चित्र, इसमें पैमाने की सहायता नहीं ली जाती। ठीक, क्लियर हुआ ना। फिर अगला क्या है, खाका। खाका, रेखा चित्र के बाद क्या आता है, खाका। रेखा चित्र के बाद क्या हुआ, खाका। अब कोई लोग बच्चे बोलते हैं खाका, खाका क्या है? तो खाका रेखा चित्र तो नहीं है, लेकिन खाका रेखा चित्र के ही जैसा है। यानी कि अपन देखते हैं कई पैमाने में क्या क्या होता है कि जो पैमाना यानी कि मानचित्र होता है, मानचित्र में क्या होता है, हर एक चीज पॉइंट में होता है, जैसे सेंटीमीटर में, हर एक चीज एक तरह से देखेंगे तो नापित में रहता है ना। तो जो खाका होता है, खाका में ये होता है कि हमको वहाँ हमारी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें अक्सर नहीं जाननी होती, लेकिन कुछ ऐसे समय होते हैं जब हमको उसकी जानकारी प्राप्त करनी होती है। जैसे सपोज एक घर है, क्या है, एक घर है ना, एक घर है, तो मानचित्र में घर की जो लंबाई चौड़ाई होगी वो नहीं देगी। मानचित्र में खड़ा खड़ा एक जिला होगा, गांव होंगे, राज्य होंगे, पर उसे घर के बारे में जानकारी थोड़ी होगी, किसी मंदिर के बारे में जानकारी थोड़ी होगी। अब सपोज हमको जानकारी चाहिए कि एक घर है, उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, यानी कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। एक घर है, उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, तो हमें ये जानकारी चाहिए। ठीक, तो हमें जब इसकी जानकारी चाहिए तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा, एक सीधा सीधा जो कागज होगा, तो उसमें क्या करेगा, जो आर्किटेक्चर होगा वो अपने हिसाब से जो बना के लाइन, उसकी लंबाई सेंटीमीटर लिख के हमें दे देगा। ठीक, तो जो एक तरह से इसको समझ लीजिए, ये भी एक क्या बन गया है, खाका। इसमें जो आर्किटेक्चर है बोल दिया कि ये लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, ठीक, इस घर की। तो ये क्या हो गया, एक खाका हो गया। मतलब अपनी सुविधा के लिए बिना किसी पैमाने का उपयोग किए हम नॉर्मल तरीके से इसको बनाते हैं, ये भी खाका है। इसमें भी पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता, यह हमें कभी कभी इसकी जानकारी होती है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया खाका। ठीक, तो हमने आज क्या किया, पैमाने को देखा है। पैमाने में हमने सबसे पहले क्या क्या डील किया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज का क्लास एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो हमने पहले देखा परिभाषा, मानचित्र की क्या देखी, परिभाषा हमने क्लियर कर लिया। ठीक, हमने पहले क्या कर लिया, परिभाषा क्लियर कर लिया। दूसरा, परिभाषा के बाद प्रकार देख लिए। क्या देख लिए, प्रकार। प्रकार में पहला था पहला है भौतिक, दूसरा है राजनीतिक, और तीसरा है थीमेटिक। ठीक, फिर है तीसरा, तो तीसरे में हमने देखा तत्व, तीसरे में हमने देखा तत्व। तो पहला है तत्व में, पहला हमने देखा दिशा, दूसरा दूरी, और तीसरा हमने क्या देखा, तो तीसरा देखा हमने प्रतीक। फिर इसके बाद देखा हमने दिग्ध सूचक, हमने इसके बाद देखा दिग्ध सूचक। चौथा, पांचवा हमने देखा दिग्ध सूचक के बाद हमने देखा रेखा चित्र। हमने क्या देखा कि रेखा चित्र क्या होता है ना, रेखा चित्र क्या होता है ये भी देखा। और फिर हमने छठवा देखा खाका। तो आज की क्लास में हमने इतने सारे टॉपिक को कवर किया है।